quantum chemistry. As I said in the previous lecture, quantum chemistry means you will have to deal with microscopic particles. Which type of particles? Microscopic particles. Whereas in case of thermodynamics, we used to study macroscopic particles. Macro. Okay. Or in classical mechanics, we studied macro, bigger, like bigger masses. Okay. Now we have to study photons, okay, electrons, protons, and subatomic particles. In classical mechanics, we applied laws of Newtonian physics, to study the different properties of a macroscopic particle, and to study the same properties for microscopic particles. We usually go to quantum mechanics. And in quantum chemistry, we applied the laws of quantum mechanics, okay, to study chemical reactions. Suppose we want to study the thermodynamics of a chemical reaction, or we want to study the thermochemistry of chemical reactions, heat of reaction. Okay, these all kind of enthalpies of reactions we can study for microscopic system, means where you have atoms and number of moles, and these things are involving in a chemical reaction, and you want to find the rate of reaction. For that reaction, you will go for some softwares, theoretical softwares based on quantum mechanics. Okay, theoretical softwares होते हैं क्योंकि आप क्वांटम मैकेनिक्स की बेस पे इनको डेवलप किया जाता है और फिर आप उनको स्टडी कर सकते हैं। अब इसकी तरफ जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई थी, फोटोन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होते हैं, यू ऑल नो वेल। नाउ एक्चुअली टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद वेव फंक्शन. व्हाट इज एक्चुअली वेव फंक्शन? व्हेनेवर वी टॉक अबाउट क्वांटम मैकेनिक्स और वेव मैकेनिक्स, quantum mechanics or wave mechanics, whenever we discuss the things pertaining to the quantum mechanics or wave mechanics, we must know what is a wave function. Okay, wave function क्या होता है जो हम क्वांटम में डील करते हैं, इसको हम डिनोट किससे करते हैं? उसके लिए हमारे पास ये होता है, इसको हम कहते हैं साई, PSI, तो बोलते हैं इसको साई, ठीक है, साई, ओके, साई नहीं बोलेंगे, जब पार्शियल एच भी नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, अक्सर PSI पार्शियल एच भी होता है, नहीं, इसको P आपने साकित रखना है और बोलना है साई, ये ग्रीक लेटर है, ठीक है, तो साई इसको बोलना है हमने, ये एक वेव फंक्शन होता है, ठीक है, और ये हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है पार्टिकल के लिए, ठीक है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है, मगर सिंपल इस वेव फंक्शन की सारी की कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। हाँ, अगर हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्वांटम में, दिस इज द इंपॉर्टेंट पैरामीटर एक्चुअली, दिस गिव्स यू प्रोबेबिलिटी, दिस गिव्स यू प्रोबेबिलिटी. Whenever we have the word probability, means you are not 100% certain. There are the chances of having the thing or not. Probability का ये मतलब होता है कि आपको यकीनन उसके बारे में कंप्लीट यकीनी के साथ आप नहीं कह सकते कि ये वो चीज़ है, मगर you have to find the probability. Probability क्या होती है? यहाँ पे फिर आप ये एक statistical term, कौन सी है? स्टैट का वर्ड नाम सुनो है,
स्टैटिस्टिक्स, इस तरह मैथमेटिक्स होता है। तो ये एक स्टैटिस्टिकल टर्म है, और स्टैटिस्टिकल जब टर्म आती है तो आप फिर चांसेस पे काम करते हैं। मसलन आपके पास कार्ड्स से खेल लेते हैं आप कार्ड्स, तो कहते हैं कि जी पर्सन ए के पास वो किंग आने के कितने चांसेस हैं, ठीक है ना। तो जब चांसेस की बात आती है तो देन यू विल फाइंड द बेटर वर्ड और बेटर पैरामीटर टू एक्सप्लेन द चांसेस इज द प्रोबेबिलिटी, कि कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे हम चूँकि इलेक्ट्रॉन से खेलना चाह रहे हैं, तो हमने बेसिकली इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जब भी आप क्वांटम या वेव फंक्शन में आते हैं तो उसके साथ हम वर्ड यूज करते हैं स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन आपको याद होगा क्या होता है कि जो इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड करता है। सिमिलरली या कोई उस स्टेट पर कुछ तो कंडीशन आप अप्लाई करते हैं ना, मसलन गैसेस सिस्टम में आपने कहा कि अगर उसका टेम्परेचर T आना है, उसका वॉल्यूम V आना है, नंबर ऑफ मोल्स दिस हैं, जो भी रखिए एक स्टेट में, और अगर आफ्टर सम टाइम या कुछ रिएक्शन के बाद वो चेंज होते हैं तो आप एक स्टेट दूसरी पे पहुंच जाते हैं। इसी तरह क्वांटम मैकेनिक्स में जो वेव फंक्शन होता है उसको हम पहले स्टेट फंक्शन भी डिक्लेयर करते हैं। स्टेट फंक्शन क्या होता है कि वो बेसिकली जो वेव होता है, जो फंक्शन है, वो कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? कोऑर्डिनेट्स। और स्पेस पे कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं? 3 कोऑर्डिनेट्स, x, y एंड z। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेव जो फंक्शन है, ये वेव फंक्शन, ये फंक्शन है किसका? x, y, z, ठीक है, x, y, z की कोऑर्डिनेट्स का। जब भी कोई चीज किसी चीज का फंक्शन होती है तो उसके क्या मीनिंग्स होते हैं कि एक्चुअली दैट थिंग और दैट प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन दीज थिंग्स, ठीक है। जब हम कहते हैं ना कि ये इसका फंक्शन है, हाँ, वो अलग बात है कि उस पर डायरेक्टली वो उस पर रिलेशन करता है या इंटरेक्ट करता है या एक्सपोनेंशियल करता है या इनवर्स एक्सपोनेंशियल, जो भी करता है वो एक अलग टास्क है। पहले ये देखो, जब भी हम ये वर्ड लिखते हैं ना कि psi is a function of, it means the value of psi can be varied while varying x, y और z। मीन कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ पे है, इस वक्त उसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं। अगर वो यहाँ पे आता है तो उस वक्त उसके कोऑर्डिनेट्स ये होंगे। तो इसका वेव फंक्शन और होगा, इसका वेव फंक्शन, ठीक है ना। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इसका क्या मीनिंग्स हो गया कि आफ्टर सम टाइम, पहले कुछ टाइम पे यहाँ पे था, ऐसा ही है ना, फिर यहाँ पे पहुँचा, तो उसमें टाइम का फैक्टर भी है, तो ये टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है जी बात। तो वेव फंक्शन जो है, जो कि बेसिकली जब भी आपने सपोज कि आप किस चीज़ का मोमेंटम फाइंड करना चाहते हैं, किसका? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का, उसके लिए पहले आप वेव फंक्शन बनाएंगे। अगर आप किसी पार्टिकल की एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की, तो उसके लिए आपको पहले उसका वेव फंक्शन जनरेट करना होगा, ठीक है। अगर आप किसी बड़े पार्टिकल्स की एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वेव फंक्शन की जरूरत नहीं है। यू सिंपली गो थ्रू न्यूटन फिजिक्स, लॉज ऑफ न्यूटन लगाएंगे, फर्स्ट लॉ है, सेकंड है, फिर एनर्जी को देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, बड़े पार्टिकल्स के लिए, उनके लिए वेव फंक्शन की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? सर वो बड़े हैं ना, उनका थोड़ा बहुत मास वगैरह हमें नजर आ जाएगा, थोड़ी बहुत उनके पैरामीटर्स, उनकी क्वांटिटीज में ही वो किस चीज पे डिपेंड करता है? वो किस चीज पे डिपेंड करता है? दी ब्रोगली इक्वेशन पे जब मास बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वेव फंक्शन, वेव की वेवलेंथ की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, ठीक है, जो कि मेजरेबल ही नहीं होगी। जब वो मेजरेबल नहीं है, जब वेव उसकी मेजरेबल नहीं है तो उसमें वेव प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं होगी, तो वो यू राइट कि वो मास ज़्यादा होता है, बट रीज़न ये बनती है मास ग्रेटर होने से ये वेवलेंथ की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, आपको वो मेजर ही नहीं कर पाते। वेवलेंथ बेसिकली क्या होता है कि ये मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है, दिस इज योर वेवलेंथ है। जब पार्टिकल बहुत बड़ा हो जाएगा तो ये वेवलेंथ जब मेजर नहीं होगा तो फिर वेव प्रॉपर्टीज कैसी होगी? क्लियर? और वो डिपेंड किस पे कर रहा है? मास पे।
ठीक है ना? अच्छा, तो जब हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की एनर्जी फाइंड करते हैं तो उसके लिए आपको वेव फंक्शन चाहिए, ठीक है ना? जब वेव फंक्शन चाहिए तो फिर आप देखना है कि वो वेव कहाँ ट्रेवल कर रही है, तो वो स्पेस में आप करते हैं उसको, वो टाइम पे भी डिपेंड करती है। इट्स अप टू यू कि आप किस पैरामीटर पर करना चाहते हैं। अगर तो आप टाइम को साथ लेके चल रहे हैं तो उसको कहते हैं टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन। क्या बोलते हैं? टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन। अगर आप टाइम के फैक्टर को निकालना चाह रहे हैं तो वो क्या होता है? टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन। ठीक है, ये दोनों तरह के वेव फंक्शन होते हैं, उनको आप लेके उसको फिर उनकी एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन सर टाइम तो आएगा ही ना। नहीं, अगर जब आप टाइम इंडिपेंडेंट कर देते हैं ना, ठीक है, तो फिर आप एक दफ़ा टाइम के फैक्टर को नहीं, आप सारे पोजीशन के फैक्टर को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और जब आप अब ये आगे हम बात करेंगे कि ये क्या चक्कर है कि हम दोनों को इकट्ठा क्यों नहीं ले रहे हैं। तो ये एक्स वाई जी बेसिकली ये पोजीशन को डिनोट करते हैं कि अगर आपके पास स्पेस में चीज है, अगर ये एक्स है तो ये वाई है, ये जी है, ठीक है, तो ये पोजीशन है उनकी। अगर वो चेंज होती है पोजीशन, तो अगर ये x1 y1 z1 है, तो अगर उसमें वो चेंजेस आती है तो x2 y2 और z2 हो जाएगी, तो वो पोजीशन भी चेंज है। अगर यहाँ पे है तो उसका वेव फंक्शन और होगा, यहाँ पे है वेव फंक्शन और होगा, क्योंकि यहाँ पे उसको कोऑर्डिनेट्स और हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स और हैं। कोऑर्डिनेट्स एक्चुअली आपको लोकेट करते हैं, आपकी पोजीशन बताते हैं। आप जीपीएस पे जाते हैं ना, गूगल मैप पे जाते हैं, आप कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, वो आपकी जो पोजीशन है वो अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट्स बता रहा है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा भी मूव हो गया तो पोजीशन चेंज हो जाती है, ठीक है ना। तो वो बेसिकली पोजीशन किस वजह से चेंज हो रही है? ड्यू टू कोऑर्डिनेट्स। उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यस यस, वो सारे चेंज, वो कोऑर्डिनेट्स हैं, तो उस वजह से आपकी पोजीशन चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे आप उसको एक्स वाई और जी से ले रहे हैं, ये 3 डायमेंशनली आप उसके पोजीशन को देख रहे होते हैं, ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर आप यहाँ से देख रहे हैं इस वक्त है तो इसके एक्स पोजीशन और होगी, वाई और जी, अगर इधर है तो फिर और हो जाएगी रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वर्ड समझाया? तो अगर टाइम डिपेंडेंट है तो ये टाइम के साथ लिखा हुआ होगा वेव फंक्शन, अगर टाइम इंडिपेंडेंट है तो ये इस तरह लिखा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेव फंक्शन कितने पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है? 4 पर। कौन से? कोऑर्डिनेट्स x, y, z and the time. If you are dealing with the time independent wave function, then only 3 parameters will change the values of wave function. Clear होगी बात? Wave function के बारे में पता चला कि wave function क्या होता है? सर ये तो हमने मैथमेटिकली पढ़ लिया ना वेव फंक्शन। जी। अगर इसकी डेफिनेशन हो या वन लाइन में एक्सप्लेन करना हो तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको आप बेसिकली ये कहते हैं कि wave function is a mathematical expression. आप ये लाइन लिखेंगे और ये जो है ना ये रिकमेंडेड है, is a mathematical wave function which explains the properties of particle, ठीक है। उसके नीचे फिर आप ये बता दें, आगे लिख सकते हैं कि इट माइट बी टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट, उसमें आप 3-4 लाइनें लिख सकते हैं। होगी क्लियर बात? ओके। अब जब हम वेव फंक्शन लेते हैं तो सिंपल वेव फंक्शन आपको इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज नहीं देता, अगर सर्कल का आप उसका स्क्वायर लें और वो फिर आपको प्रोबेबिलिटी देता है, ठीक है। और ये प्रोबेबिलिटी कहाँ से बेसिकली ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आया? वो ये कहते हैं कि अगर वेव फंक्शन का स्क्वायर ले लिया जाए तो वो आपको प्रोबेबिलिटी देगा। मसलन अगर आप अब आपको पॉइंट समझ आएगा कि बोर थ्योरी में क्या बाकी सब चीज़ें बोर की ठीक थी, सिर्फ यहाँ पे प्रॉब्लम थी कि ये न्यूक्लियस है ना, ठीक है, ये वो शेल बनाता था, ऐसे ही बनाता था, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे वो पोजीशन को जो है ना वो बड़ा फिक्स कर रहा है कि वो यहीं पे ही है ना, हालांकि ऐसा नहीं, प्रोबेबिलिटी है। ये यकीनी मानों में कह रहे हैं, मगर हकीकत में ऐसा नहीं है कि ये आप इनकी पोजीशन को, इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन होती है उसको आप 100% सर्टेनिटी के साथ फाइंड नहीं कर सकते। तो यही बोर्ड में प्रॉब्लम थी
इसी से फिर आगे एक वर्ड निकला अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, सुनो मैं हाइजेनबर्ग अच्छा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है ना, ये नाम वर्ड सुनो है ना, वो बेसिकली यहाँ से जनरेट, उसने एक बड़ा ब्रेक थ्रू दिया क्वांटम को अनसर्टेनिटी। क्योंकि देखे ना, हम सर्टेन की बात करते करते प्रोबेबिलिटी पे आ गए, जब प्रोबेबिलिटी पे आ गए तो आप अब सर्टेन नहीं रहे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या बताती है कि मैक्सिमम चांसेस हैं यहाँ रहने के। वो क्या थी वजह कि इसको उन्होंने वेव फंक्शन बनाया, उसने उसको कोई चीज़ नहीं दी, वेव फंक्शन बना के फिर उन्होंने उसका स्क्वायर लिया। तो होता बेसिकली ये है कि न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस तरह से चलते हैं। ये पहली बात कर मैंने, हाँ भाई, तो वो इस तरह चलते हैं, वो इस तरह नहीं चलते। मगर क्या होता है कि जब भी आप वेव फंक्शन बनाते हैं ना, ये मॉडल प्लेन आप करते हैं लो, तो मैक्सिमम चांसेस कहाँ पे होते हैं, पीक पॉइंट पे, ठीक है। दिस इज योर प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये यहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। हम ये कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन के चांसेस यहाँ पे रहने के इन पॉइंट्स पे ज़्यादा होते हैं। जब इन पॉइंट्स पे ज़्यादा है तो ये एरिया आपको एक डेंस नज़र आता है माइक्रोस्कोप में, ठीक है। क्या नज़र आता है, डेंस पार्ट। उस डेंस को फिर आप क्या कहते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम है। बात समझ आया? तो इस वजह से फिर वो उसको आप एक शेल कंसीडर करते हैं, मगर वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन आपका 100% वही हो। तो इसी से फिर वो निकला कि आप एट द सेम टाइम उसकी मूवमेंट और उसकी पोजीशन फाइंड सर्टेनिटी के साथ नहीं कर सकते, ठीक है। उसी से फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल निकला। इसमें यही था कि आप पोजीशन क्या है, पोजीशन को आप x से लिखते हैं और मोमेंटम को आप p से लिखते हैं। वो कहते हैं कि ये h/4 पाई से ग्रेटर होता है। तो मेन की ये पोजीशन, चेंज इन पोजीशन और चेंज इन मोमेंटम साइमल्टेनियसली आप एक्यूरेट फाइंड नहीं कर सकते। उसी को हम क्या कहते हैं, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। इस पॉइंट समझ आई? चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन मोमेंटम एट द सेम टाइम फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स इज इम्पॉसिबल। मीन की क्या, एक्यूरेसी, एक्यूरेटली फाइंड करना। फाइंड कर सकते हैं आप, मगर उसमें एक्यूरेसी नहीं होगी। तो क्या होता है, अगर आप एक पॉइंट पोजीशन को एक्यूरेसी से अगर फाइंड कर लेते हैं तो मोमेंटम एक्यूरेट नहीं रहेगा। अगर आप मोमेंटम को फाइंड कर लेते हैं तो पोजीशन एक्यूरेटली फाइंड नहीं कर रहे, ठीक है। तो अगर वो कहते हैं कि इनका प्रोडक्ट लेना, तो वो वैल्यू जो है वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल ओवर दिस वैल्यू होगी, ठीक है। एच की वैल्यू क्या होती है, प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है, ओवर 4 डिवाइडेड बाय पाई। तो ये करें तो वैल्यू आएगी। तो ये वो कहता है कि हर सूरत में इन ईदर केस दिस वैल्यू द प्रोडक्ट ऑफ चेंज इन मोमेंटम एंड चेंज इन पोजीशन मस्ट बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू। और बहुत ही अगर वो तो उसके इक्वल आ सकता है, लेस नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि एक फैक्टर पर इंक्रीज कर देता है, अनसर्टेनिटी इंक्रीज कर देता है। वर्ड समझ आ गया? ओके। तो वेव फंक्शन और प्रोबेबिलिटी का आपको आइडिया हो गया। प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या है, चांसेस, प्रोबेबिलिटी। तो मैक्सिमम तो जो वेव फंक्शन का स्क्वायर है ना, ये एक फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको देता है। सिंपल वेव फंक्शन has no meaning for us. To get its physical significance or to explain with some physical interpretation, we must have to take its square. That is called probability. और फिर उसी से हम निकलते हैं probability density, ठीक है। डेंसिटी मीन कि कहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है ना। डेंसिटी में उसकी डेंस पार्ट कौन सा है, कहाँ पे वो कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब वेव फिर आपने क्या करना होता है कि वेव फंक्शन को एक अच्छा बनाने के लिए, अच्छा वेव फंक्शन जो आपको अच्छे रिजल्ट्स देता है, अच्छे रिजल्ट्स के क्या मीनिंग है कि जो आपको सारी चीज़ें एनर्जी की वैल्यूज अप्रॉक्सीमेटली एक्यूरेट देता है, ठीक है। वो वेव फंक्शन के लिए उसकी 3 डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं जो कि होनी चाहिए। वेव फंक्शन मस्ट बी
इसको कहते हैं वेल बिहेव्ड फंक्शन। क्या कहते हैं? वेल बिहेव्ड फंक्शन, मेरिट फंक्शन, वेल बिहेव्ड फंक्शन जो वेव फंक्शन कहते हैं, उसकी 3 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। फर्स्ट वन, इट मस्ट बी कंटिन्यूअस। वेव फंक्शन क्या होना चाहिए आपका? कंटिन्यूअस होना चाहिए। इसके क्या मीनिंग्स है? मसलन ये हम एक वेव बनाते हैं, ठीक है, ये देखिएगा बेटा, ये हम वेव बनाते हैं, कोई भी फंक्शन बनाते हैं, जब भी आप एक्स वाई एक्सिस में कोई भी लाइन ड्रा करते हैं तो कोई ना कोई फंक्शन जरूर होता है, ठीक है। जब हम कहते हैं कंटिन्यूअस होना चाहिए तो उसका मतलब है उसमें आपका कलम या मार्कर जब आप उसको यूज़ कर रहे होते हैं वो रुकना नहीं चाहिए, ब्रेक नहीं आना चाहिए उसमें। मसलन अगर मैं इसको यूँ कर देता है ये भी कंटिन्यूअस, मगर थोड़ा सा आपको अब डिसकंटिन्यूअस कौन सा फंक्शन होता है? आप यूँ गए, रुक गया, फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया, फिर रुक गया, ठीक है। तो फंक्शन क्या होना चाहिए आपका? कंटिन्यूअस। सेकंड पॉइंट, इट मस्ट बी सिंगल वैल्यूड। सिंगल वैल्यू फंक्शन, उसको देखिए बेटा, ये आप फंक्शन लेते हैं, ठीक है, कोई भी आप इक्वेशन लिखते हैं, उसका एक ग्राफ बनता है, वो भी एक फंक्शन होता है। अब एक मसला है कि आप वैल्यू यू ले लेते हैं, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई है। एक एक्स पे आपको वाई की कितनी वैल्यूज मिल सकती हैं? आप है मोर देन वन है ना, ये भी एक पॉइंट हो सकता है किसी एक्स पॉइंट पे, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये सिंगल वैल्यू ना, ठीक है। सिंगल वैल्यू कैसे होगा कि अगर आपके पास ये x है, दिस इज योर y, अगर ये कुछ u आ रहा है ना, अब एक x पे आपके पास एक ही वैल्यू है, ये देखिए बेटा, ठीक है, एक x पे एक ही वैल्यू, तो दिस इज सिंगल वैल्यू। तो वेव फंक्शन आपका कंटिन्यूअस भी होना चाहिए और सिंगल वैल्यू, ठीक है। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट ये है कि वेव फंक्शन जो है उसकी एक फाइनाइट वैल्यू मिलनी चाहिए आपको, जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिकली इंटीग्रेबल। तो इसके जो आसान माने हैं वो ये हैं कि इसकी कोई डेफिनेट फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। वेव फंक्शन मीन कि वो इनफिनिट नहीं होना चाहिए, आप उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। वेव फंक्शन क्या होना चाहिए? उसकी कोई नंबर वैल्यू आनी चाहिए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, माइनस में है, जो मर्जी है, मगर कोई वैल्यू आए, ये ना हो कि वो इनफिनिट वैल्यू दे दे आपको। मसलन मैं इसको यूँ करता हूँ, ये मैं बताऊँगा इंटीग्रेशन है, यहाँ पे मैं एक्स लिखता हूँ, इसको मैं इंटीग्रेट करता हूँ, ये बनता है x²/2, इसकी मैं मैग्नीट्यूड लेता हूँ, ये मुझे इनफिनिट वैल्यू देता है, ठीक है। तो ये फंक्शन आपका वेल बिहेव्ड नहीं है। हाँ, इसको कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा फंक्शन हम तैयार करें कि इसकी कोई ना कोई वैल्यू है जो कि आप मेजर कर सकते हैं, फाइनाइट वैल्यू, ठीक है। उसको फिर क्या कहेंगे? फाइनाइट, ठीक है। और क्वाड्रेटिकली इंटीग्रेबल, इंटीग्रेबल का मतलब होता है उसको आप इंटीग्रेट करें, इस पर हम बात करेंगे। और क्वाड्रेटिकली मीन कि आप पूरे स्पेस में एक्स एक्सिस को भी देख के, वाई एक्सिस को भी देख के, जी एक्सिस को भी देख के, तीनों एक्सिस में देख के उसको इंटीग्रेट करते हैं, उसकी कोई अगर फाइनाइट वैल्यू आती है देन इट इज अ वेल बिहेव्ड फंक्शन, अदरवाइज वो क्या होगा? नॉन एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होगा, ठीक है। तो इसको इस तरह पे कहते हैं एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए? इट मस्ट बी कंटिन्यूअस, इट मस्ट बी सिंगल वैल्यू, इट मस्ट बी क्वाड्रेटिकली इंटीग्रेबल, और इट डेफिनेटली गिव्स यू अ फाइनाइट वैल्यू, ठीक है। ये उस जो है वेव फंक्शन की कंडीशन है, जब आप उसको वेल बिहेव करें, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हुए ये आपने। और अगर आप प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो कितनी हो सकती है? 1, मैक्सिमम 100%, ठीक है। तो वो 1 प्रोबेबिलिटी, उस पर भी हम डिटेल में थोड़ी सी बात करेंगे।
ओके, जब हम वेव फंक्शन की बात करते हैं ना तो थोड़ा सा हमें मैथमेटिक्स पढ़ना है। वो एक होता है ऑपरेटर, ऑपरेटर को समझना है और फिर वेव फंक्शंस के कंपोनेंट्स को समझना है। पहले हम करते हैं वेव फंक्शन के कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो वो बेसिकली जब भी कोई आपके पास वेव फंक्शन होता है उसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है रियल कंपोनेंट और एक होता है इमेजिनरी कंपोनेंट्स। और ऐसा पैरामीटर जो रियल कंपोनेंट और इमेजिनरी कंपोनेंट को साथ लेके चल रहा हो उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये नाम सुनो पाए? यस सर। कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये f जो है ये आपका रियल क्वांटिटी है, ये i ही आपको बेसिकली इमेजिनरी की तरफ ले जाता है और g आपके पास इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, तो वेव फंक्शन जो है वो बेसिकली एक किस्म का आपके पास क्या है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर और उसमें आपके पास रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी। मसलन आपके पास एक नंबर है 2, मैं कहता हूँ 2, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? 0, तभी हम उसको 2 कह रहे हैं ना। तो बेसिकली वो क्या है 2 प्लस इमेजिनरी 0, तो उसको हम 2 लिख देते हैं। तो ये एक रियल नंबर है, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर उसमें क्या क्या होता है बेटा? रियल पार्ट और इमेजिनरी। फिर हम उसका कहते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, इसका भी नाम सुना होगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में ये साइन चेंज करना है आपने, बस उसको वेव फंक्शन इन्वर्स कर देना है। बस उसके लिए क्या हो जाएगा f माइनस आयोटा g, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो गया और ये सिंपल। और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के लिए क्या होता है, साइन के ऊपर आपने ये स्टार लगाना। तो ये स्टार क्या शो करता है कि एक्चुअली यू हैव कॉन्जुगेट ऑफ वेव फंक्शन। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आंसर आता है? मीन अगर आप ये सिंपल मल्टीप्लाई बाय उसका कॉन्जुगेट ये करते हैं तो ये वेव फंक्शन क्या है, f प्लस आयोटा g और ये क्या है f माइनस आयोटा g। ऐसे ही है ना, इसको जरा सॉल्व करें तो ये क्या बनता है f रेज़ टू पावर 2 माइनस I आयोटा g f आयोटा g प्लस f आयोटा g प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर g स्क्वायर, यही बता है। अब ये चीज आपके पास कैंसिल हो जाएगी, यू हैव f स्क्वायर माइनस ये आयोटा स्क्वायर जो है ये माइनस 1 के इक्वल होता है। ये आपने पढ़ा होगा, ये क्या हो जाएगा f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। तो ये इधर क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट, ठीक है। ये जो कॉन्जुगेट होता है ना ये बेसिकली आपके पास ये होता है जिससे आप प्रोबेबिलिटी आगे फर्दर फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो गया, ये रही बात, यस सर। ये चीज इसके इक्वल होगी जिससे फिर आप आगे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अगर उसको इंटीग्रेट कर लेंगे वो हम बाद में देखेंगे। इसको अगर आपने सिर्फ साई की वैल्यू निकाल तो क्या हो जाएगा, ठीक है। मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। बिल्कुल, जो जब आप ग्राफ ड्रा करते हैं उसमें ऐसा ही होता है कि अगर आप एक और वो डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, ठीक है ना, आप ठीक है यही कुछ है ना आपने सीखे। हाँ, तो अब ये आपके पास कॉन्जुगेट था, उसको आपने मल्टीप्लाई किया और ये चीज़ आपके पास आ गई। ये आपको मैंने सिंपल बताया है कि अब देखें ना, ये जब सिंपल वेव फंक्शन था वो इमेजिनरी पार्ट को आप कहाँ तक इमेजिन करेंगे, उसको आप एक रियल फॉर्म में लेके आते हैं, आपको वैल्यू मिलेगी। तो वो स्क्वायर जो है ना वो आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक सर है। ये जो सेकंड लास्ट पॉइंट है इसमें बीच में माइनस नहीं आना चाहिए कहाँ पे? सर? सेकंड लास्ट की जो आपने हमने वेव फॉर्म का स्क्वायर लिया है, अगर सर हम डायरेक्ट इक्वेशन का भी स्क्वायर लें तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो -1 होती है, तो साइन चेंज नहीं हो जाएगा? तो चेंज हुआ ना, ये देखे ना। सर फिर मुझे सेकंड लास्ट पॉइंट नहीं समझ आया।
तो उधर माइनस है। चलो यहाँ तक आ गया। यस सर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। इसकी आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करें। Yes. -1 क्या हो गया? प्लस हो गया। प्लस। तो आगे तो सर ये नीचे आपने स्क्वायर क्यों लिखा बार लगा के? ये यस सर। हाँ, ये देखिए, ये मैंने लिखा है कि ये जब होता है ना वेव फंक्शन और उसका कॉन्जुगेट जब मल्टीप्लाई होता है तो वो बेसिकली इस चीज़ की इक्वल होता है। बार की। हाँ जी, मैग्नीट्यूड मिलती है। बेसिकली अब हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं मिलेगी, इमेजिनरी पार्ट भी है। आप उसकी एक रियल वर्ड में, रियल नंबर्स में मैग्नीट्यूड, एक फाइनाइट नंबर लाना चाहते हैं बेसिकली। ओके सर। तो ये मैग्नीट्यूड आपको पता है, मैग्नीट्यूड में प्लस भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जब स्क्वायर लेते हैं तो वो सारी पॉजिटिव हो जाती है। तो ये बेसिकली इसीलिए है, ठीक है। आप उसका मॉड, इसको मॉड बोलते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड लेते हैं। ओके, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली होते हैं। तो जब भी आपको वो वर्ड लिखा गया ना कि 2 लिखा हो, अगर कोई कहे कि इज इट ए कॉम्प्लेक्स नंबर, आप कह सकते हैं इज इट यस दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर बट इट्स इमेजिनरी पार्ट हैज वैल्यू इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऑपरेटर्स। अच्छा जी, आपने आंख का ऑपरेशन करवाना है तो किसके पास जाएंगे? Eye specialist. That concerned person, the specialist, will operate with your eye. आपको अगर हार्ट का प्रॉब्लम है तो आप किस के पास जाएंगे? कार्डियोलॉजिस्ट के पास। वो हार्ट को ऑपरेट करेगा, ठीक है। इसीलिए इसी तरह मैथमेटिक्स में, क्वांटम में भी होता है कि ऑपरेटर्स होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि आपने क्या करना है। मतलब ये अगर साइन लिखा होता है तो उसका क्या मतलब है? ये किसने बताया आपको? सर वो साइन इंडिकेट ही है। साइन इंडिकेट वो मीन कि जब कोई भी दो चीज़ों पे ये चीज़ ऑपरेट करेगी तो आप ऐड करेंगे। तो जब आपके पास नंबर है 5, 6, आप क्या देखिए इन पे ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो आप क्या करेंगे? 5 + 6 इज इक्वल टू, तो दिस इज योर ऑपरेटर, जो आपको डिक्टेट करता है कि आपने करना है। इसी तरह डिवीजन का साइन, डिवीजन भी आपका ऑपरेशन है। डिवीजन इज एन ऑपरेशन, ऐसा ही है ना। सब्सट्रैक्शन इज एन एडिशन, मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह आप अंडर रूट लेते हैं, वो भी ऑपरेशन है। आप चीज़ों को ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी ऑपरेशन होता है, ठीक है। इसी तरह अगर आप चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं आप, ठीक है ना। मतलब ये d/d(x), आपने कुछ पढ़ा होगा, डिफ्रेंशिएशन होती है, इंटीग्रेशन होती है। जब आप यूं करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो ये सारे क्या होते हैं आपके पास? ऑपरेटर है। फिर इसी तरह अगर आपने किसी चीज़ का मोमेंटम फाइंड करना है, किसका? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का, इफ यू वांट टू कैलकुलेट और डिटरमिन द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन in this position at this time, then you will have to generate a wave function, okay। और उस वेव फंक्शन के लिए फिर आगे एक ऑपरेटर होगा, वो ऑपरेटर जो उसको ऑपरेट करेगा टुवर्ड्स द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम, ठीक है। इसी तरह अगर आपको उसकी एनर्जी फाइंड करनी है तो आपको एक ऐसा ऑपरेटर ढूंढना है जो कि एनर्जी फाइंड कर सके। समझा पॉइंट? तो उसके लिए एनर्जी ऑपरेटर होता है। अगर आपने पोजीशन फाइंड करनी है तो उसके लिए आपको पोजीशन का ऑपरेटर चाहिए। तो आप वो उस वेव फंक्शन में जब अप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू फॉर पोजीशन। बात समझ आया कि नहीं है? तो ये स्पेसिफिक ऑपरेटर्स होते हैं। इसी तरह आपने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में एक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का नाम सुना या नहीं सुना था तो पढ़ेगा। वो ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड करता है। तो ऑपरेटर जो होते हैं उनका ये मकसद होता है कि वो बेसिकली आपको एक पर्टिकुलर टिपिकल ऑपरेशन करते हैं, और ऑपरेशन के बाद वो किसका ऑपरेशन करते हैं? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का, उसका ऑपरेशन करते हैं और फाइनली आपको एक रिजल्ट मिलता है। वो रिजल्ट जो है फिर उसको आप आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं। एडिशन ऑपरेटर है, सब्ट्रैक्शन होता है, इसी तरह यूनिट ऑपरेटर होता है, नल ऑपरेटर होता है, कम्यूटेटर्स होते हैं। इस पे आप कम्यूटेटर की हमें बहुत तरह जरूरत होती है क्वांटम में। हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना क्योंकि ये 170 का कोर्स है, इसमें हमने फुल वो क्वांटम निकाली, मगर बेसिक जरूर बतानी है, ठीक है।
इसी तरह ये ऑपरेटर जब अप्लाई होते हैं फिर हमें एक वैल्यू मिलती है। तो अब ज़रूरी नहीं होता कि ऑपरेटर जो है वो हर ऑपरेटर आपको सेम वैल्यू दे, ठीक है ना। तो अब अगर आप किसी चीज़ को जीरो से कंपेयर करोगे 5, ठीक है, इसके ऊपर ये जीरो को ऑपरेटर क्या भी करना होता है, उसके ऊपर कैप लिखा होता है, कैप बना होता है। इट इंडिकेट्स कि दिस पार्ट इज एन ऑपरेटर, ठीक है। ये फंक्शन है आपका 5 और ये क्या है, ऑपरेटर है। ये जीरो है, 0 5 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, है। ये क्या कर देगा इसको, जीरो, तो इसको कहते हैं नल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, नल ऑपरेटर। अच्छा, अगर मैं ये 1 लिखता हूँ, 1 और मल्टीप्लाई में x करता हूँ, तो क्या आंसर आएगा, x। तो इसको कहते हैं यूनिट ऑपरेटर, ठीक है। देखिए बस पढ़ा हुआ है आपने, बस जरा फैंसी से वर्ड है, Yes, sir. जो कि हम क्वांटम में यूज करते हैं। ये क्या है, 0, उसको जब आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, या इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि ये 0 है, इसके ऊपर ये है और मल्टीप्लाई बाई x है, तो ये क्या कर देगा, 0। ये ऑपरेटर कौन सा है, नल ऑपरेटर, नल ऑपरेटर, और ये यूनिट, ठीक है। तो इसी तरह आप अगर इन चीज़ों को आप ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह वो भी आपके फंक्शन बनते जाते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ जो है वो होती है डिफरेंशिएशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमने करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फंक्शन होता है, फर्ज करें मैं लिखता हूँ x रेज़ टू पावर n, जनरल इक्वेशन लिख रहा हूँ, फिर इसको मैं एक्सप्लेन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। x रेज़ टू पावर n एक फंक्शन है, उस पर ये ऑपरेटर यूज होता है, इसको कहते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये क्या करता है, इसका तरीका वारदात ये है कि n बार आ जाता है, ठीक है, x उसी तरह लिखा जाता है, इस n में से एक माइनस कर देते हैं और फिर दोबारा d/d ऑफ x ऑफ ये जो x होता है इसका फिर से डिफरेंशियल देते हैं, ठीक है। इसको आप यूज लिख सकते हैं, n(x) n-1 dx/dx। ये तो सेम चीज आ गई, इसका आंसर क्या आएगा, 1 इस पार्ट का। ये आपके पास आएगा n(x) n-1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू n(x) n-1। ये इसका या ये ऑपरेटर इस पे अप्लाई होता है, उसका आंसर ये है। अब बस एक ही एप्लीकेशन थी, d/d ऑफ x, मैं कहता हूँ x रेज़ टू पावर 5, ठीक है। इस अब n की वैल्यू क्या होगी, 5। इसको करें तो आपने क्या करना था, 5 बार आना था, ठीक है। देन x 5 minus 1 d/d of x dx, ठीक है। 5x 4 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 5x रेज़ टू पावर 4, ठीक है। तो इसका डिफरेंशियल ऑपरेटर जब ये ऑप्शन अप्लाई किया तो आंसर आपको ये मिला। अब अगर x की 9 होगा, x रेज़ टू पावर 9, तो क्या आंसर आएगा, 9x 8, ओके। बाकी आपको पता है। अगर x रेज़ टू पावर 10 होता है तो 10x, ठीक है, ओके। आज के लिए अब आप इसका ये जब आपको समझ आएगा आप फौरन बना सकते हैं, देखिए निकाल दिया, ठीक है।